गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी, आज का सत्संग नितेश प्रसाद अंकल जी का है, जो कि बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से पता चल सके, क्योंकि गुरुजी कहा करते थे, सत्संग बोलने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, सितंबर 2008 में मुझे कंपनी की तरफ से प्रस्ताव मिला कि मैं अपने वर्तमान आवास को, जो कि मालवीय नगर दिल्ली में था, उसे कंपनी लीज पर मिलने वाले घर में परिवर्तित कर लूं। मुझे पहला विकल्प द्वारका कर दिया गया। हम एक बहुत अच्छी कंपनी जगह देखने के लिए गए। हमने वहां पर रहने का भी मन बना लिया। लीज दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो गए और हमारा अक्टूबर 2008 तक द्वारका जाना निश्चित हो गया। अब मेरे विभागाध्यक्ष को कंपनी की तरफ से लीज के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने थे और मेरे लिए घर लेना था। यद्यपि जिस दिन मैंने उस सारी कागजी कार्रवाई समाप्त की, उसी दिन हमें एक और घर विकल्प रूप स्वरूप एम्पायर स्टेट में बताया गया, किंतु मैं उस जगह पर जाने के लिए इच्छुक नहीं था, क्योंकि हमने पहले ही निर्णय ले लिया था। किंतु अपनी धर्मपत्नी के जोर देने पर हमने एक बार जाकर देखने का सोचा। मालवीय नगर से एम्पायर स्टेट तक पूरे रास्ते बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं लगातार इस बात पर बहस कर रहा था कि हम अपनी कोशिश और वक्त दोनों व्यर्थ कर रहे हैं। किंतु जैसे ही हमने एम्पायर स्टेट में स्थित घर देखा, तुरंत उसके लिए स्वीकृति दे दी। यह एक बहुत ही सुविधाजनक स्थान पर था और द्वारका से हर महीने में बेहतर था। मैंने मौजूदा अनुबंध को रद्द कर दिया। अब हम उसी कॉलोनी में गुरुजी की उपस्थिति में अनभिज्ञ उस घर में 3 अक्टूबर 2008 को रविवार के दिन स्थानांतरित हुए और घर को संभालने में बेहद थकान होने के वजह से शाम को एक बार फिर घर के बाहर घूमने तक नहीं निकले। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, आओ गुआंडी। इसके बाद मैंने अपना नामांकन भारतीय विदेश व्यापार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में MBA के लिए करा लिया। मेरी कक्षा सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे रात्रि 10:30 बजे होती थी। एक दिन बृहस्पतिवार शाम को कक्षा से लौटते समय मैंने एक विशाल जन समूह को अपने पास वाले घर से बाहर जाते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शोक सभा हो रही है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह अगले 3 दिन तक ही चलती रही। मैंने रविवार को सुरक्षा गार्ड से इस बारे में पूछा, तब उसने बताया कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में रहते हैं और एक सप्ताह में 4 दिन गुरुवार से रविवार संगत करते हैं। अगले सप्ताह गुरुवार को मेरी कक्षा नहीं थी और हमने गुरुजी के पास जाने का निश्चय किया। हम गुरुजी के दरबार में 7 बजे पहुंचे और गुरुजी के दर्शन किए। वह साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे और 25-30 लोग उनके आसपास हॉल में बैठे हुए थे। नव नवागंतुक होने के कारण हम उनके पैर छुए बगैर ही सीधा उनके करीब बैठने के लिए चले गए। हमने वहां पर गुरुजी के छायाचित्र देखे, जिनमें उन्होंने बहुत महंगे और सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। हमें महसूस हुआ कि हम गलत जगह पर आ गए हैं। यह निश्चित रूप से कोई ढोंगी गुरु है, जिनके अनुयायी समाज में ऊंचे व ताकतवर लोग हैं। कुछ समय बाद ही हम बिना गुरुजी की आज्ञा लिए वहां से सीधे बाहर निकल आए। हमने सोचा कि यह गुरुजी सिर्फ पेश 3 के लोगों के लिए ही हैं। यद्यपि मुझे उस समय उस जगत के महत्व पर ज़्यादा यकीन नहीं हुआ, किंतु फिर भी अपने जूते वापस पहनते समय मुझे वहाँ से इस तरह उठकर आने पर बुरा लग रहा था। मेरी उस जगह के बारे में उत्सुकता बनी रही, किंतु मैंने वहाँ दोबारा न जाने का निश्चय कर लिया। एक सोमवार शाम के समय गौरव, कर्नल, रिटायर जोशी और कुछ लोग हमारी गली में क्रिकेट खेल रहे थे। मैं इस बात से अनजान कि वे गुरुजी से संबंधित हैं, उनके साथ खेलने लगा और गुरुजी के बारे में पूछने लगा। मुझे यह बताया गया कि हमें गुरुजी के पास आना होता है और वह हमारी सारी मुसीबतों का ध्यान अवश्य ही रखते हैं। हम दोबारा उसी रात को मंदिर गए। हमने संगत का आनंद लिया, लंगर खाया और उसके बाद गुरुजी से आज्ञा लेने गए। जैसे ही हम उनके पास पहुंचे, गुरुजी ने कहा, आओ गुआंडी, मतलब आओ मेरे पड़ोसी। उसके बाद गुरुजी ने कर्नल जोशी से पूछा कि क्या वो मैं ही था जो उनके साथ क्रिकेट खेल रहा था। उसके बाद उन्होंने हमें जाने की आज्ञा दे दी। अपमानित और आश्चर्यचकित सा मैं वहां से बाहर निकल आया। अपमानित इसलिए क्योंकि मुझे पंजाबी का एक भी शब्द समझ नहीं आता था और मैंने गुआंडी को शब्द को अपशब्द समझ लिया। तब मेरी पत्नी ने मुझे समझाया, इसका मतलब पड़ोसी होता है। इस बात का मुझे अभिमान है कि गुरुजी ने पड़ोसी बनने का सौभाग्य मुझे मिला। गुरुजी से क्रिकेट की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और बाद में मैंने कर्नल जोशी से पूछा, क्या उन्होंने गुरुजी को इस बारे में बताया।
कर्नल जोशी ने मुझे स्पष्ट किया कि गुरुजी भगवान हैं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वह तो अंतर्यामी हैं। यह मेरे जीवन में एक नया चरण का आरंभ था। मुझे अब समझ में आने लगा था कि मेरा इतना अप्रत्याशित परिस्थितियों में एम्पायर स्टेट आना कैसे संभव हुआ। वास्तव में यह गुरुजी का मुझे अपने पड़ोसी के रूप में आशीर्वाद देने योजना के अनुरूप था। आज भी मुझे उन पर कृपा प्रत्याशित होती है। साधारण लीज की अधिकतम अवधि 2 वर्ष होती है, किंतु यहाँ पर मैंने निवास की अवधि 4 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी। अंकल जी लिखते हैं, मूत्राशय से कर्कट रोग का गायब होना। दूसरी बार दर्शन के बाद हमने सप्ताह में 4 दिन संगत में जाना आरंभ कर दिया। गुरुजी के दर्शन और संगत का अनुभव अब सम्मोहन के समान था। कुछ दिनों बाद ही मेरे साड़ू भाई ने हमें एक बुरी खबर दी कि उनके मूत्राशय में कर्कट रोग का पता चला है। उन्होंने एम्स नई दिल्ली, वेलोर और टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई में बायोप्सी करवाई थी। परिणाम सभी जगह समान थे और कैंसर के होने की पुष्टि कर रहे थे। वह अपने उपचार के लिए एम्स लौटे। दिल्ली में उनके निवास के दौरान मैं उनसे मिला और उनसे गुरुजी के दर्शन के लिए आने को कहा। वह गुरुजी के दर्शन के लिए आए और उनका आशीर्वाद लिया। गुरुजी ने मेरे साड़ू भाई को प्रसाद स्वरूप तांबे का लोटा दिया और उस रात में जल में भरकर सुबह पीने और बचे हुए जल को नहाने के पानी में मिलाने को कहा। मेरा साड़ू भाई एम्स में भर्ती थे। चिकित्सक उनके मूत्राशय को निकालकर उनकी बायोप्सी का यह पता करना चाह रहे थे कि कैंसर कितना फैल गया है और उससे कितना नुकसान हुआ है, किंतु बायोप्सी के परिणामों ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। वहां कर्कट रोग के कोई चिन्ह मौजूद ही नहीं थे और यह सब गुरुजी के उन्हें आशीर्वाद देने के 7-8 दिन बाद ही हुआ। इस नई स्थिति को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों ने यह निर्णय लिया, क्योंकि पहले ही समुचित उपचार दिए जा चुके हैं, अब यही ठीक होगा कि मूत्राशय को निकाल दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसमें कोई भी मुश्किल व समस्या नहीं है, क्योंकि कोई कैंसर युक्त वृद्धि नहीं है। हमने यह रिपोर्ट मंगलवार को मिली थी। अगली ही संगत जो कि गुरुवार को थी, हम गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। इससे पहले कि हम गुरुजी को परिणामों से अवगत कराते, उसके पूर्व ही गुरुजी ने हमें बता दिया मूत्राशय को निकालना है, हो जाएगा। साथ ही यह कहा अन्य सब ठीक है। उनकी बदली हुई मेरे साड़ू भाई जो कि अपनी बीमारी के सबसे खराब वक्त में थे, उन्होंने तरल पेय कम करने को कहा गया, क्योंकि उनका मूत्राशय उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। आज वह पूर्णतः स्वस्थ व तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद के बिना असंभव था। अंकल जी लिखते हैं, एम्पायर स्टेट में लीज का बढ़ना। मई 2005 में महिंद्रा रेनॉल्ट के प्रोजेक्ट में मुझे नासिक पद स्थापित कर दिया गया। मैं गुरुजी के पास गया और यह सोच रहा था कि उन्होंने मुझे अपना पड़ोसी चुना है, तो मुझे दूर क्यों भेजा जा रहा है। मैं भी इस स्थानांतरण में संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मेरी पत्नी दिल्ली में कार्यरत थी और बच्चे भी यहाँ पर स्थिर थे। लेकिन जब मैंने गुरुजी को मेरी नासिक नियुक्ति का उल्लेख किया, उन्होंने कहा जा ऐश कर नासिक में, और मेरी पत्नी को एम्पायर स्टेट में रहने के निर्देश दिए। मेरे कोल रहे। गुरुजी के आदेश को देखते हुए मैं अगले ही दिन सुबह वापस अपने कार्यालय चला गया। अपने वरिष्ठ को एक मेल लिखकर अनुरोध किया कि मेरे परिवार को एम्पायर स्टेट में रहने दिया जाए, और मेरे नासिक में एक घर किराए पर ले लिया। मुझे किसी सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, फिर भी मैं उत्तर के लिए इंतजार कर रहा था। मेरे लिए ही अत्यंत आश्चर्यजनक बात थी कि हमारे संगठन के इतिहास में पहली बार इस तरह के अनुरोध को अनुमति दी गई थी। यह सब घटनाओं और निर्णयों का संभव होना बिना गुरुजी के मार्गदर्शन के असंभव होता। सितंबर 2005 में नासिक के लिए जाते वक्त मैंने गुरुजी से कहा कि आप कब मुझे वापस बुलाएंगे। उन्होंने मुझे कहा यह 2007 की बैसाखी तक। बैसाखी 13 अप्रैल को है। उनके यह शब्द एक आदेश थे। मार्च 2007 में मुझे नासिक में अपने काम को बंद करने के लिए कहा गया था और अगले महीने के पहले सप्ताह में मुझे वापस भेज दिया गया। इससे मैं गुरुजी की शरण में बड़े मंदिर में बैसाखी समारोह का आनंद ले पाया। नासिक जाते वक्त मैं थोड़ा सा आशंकित था कि मेरी पत्नी और बच्चों को मेरी अनुपस्थिति में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ फिर से गुरुजी की कृपा ने मुझे आश्वस्त कर दिया था कि वहाँ उन्हें कोई समस्या नहीं होगी और उनका समय भी अच्छी तरह से व्यतीत होता रहेगा। संगत जी अंकल जी लिखते हैं, सदैव आशीर्वाद। गुरुजी की कृपा उनकी महासमाधि के बाद भी स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो रही है। इस तथ्य का प्रमाण दिन प्रतिदिन के अनुभव हैं, जो कि अपने भक्तों के जीवन की हर छोटी सी बात पर गुरुजी के नियंत्रण या संकेत देती है। इसका उदाहरण मेरे मामा है। मेरे मामा बोकारो इस्पात संयंत्र में भट्टी के करीब मुख्य
इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। उनके फेफड़े पूर्णतः खराब हो गए थे। यह समस्या उनके अनवरत धूम्रपान के ओर बढ़ गई थी। उन्होंने अपने आप को बोकारो में ही भी दिखाया, जहां से तुरंत उन्हें एम्स भेज दिया गया। एम्स में उन्हें फोर्टिस अस्पताल में एक विशेषज्ञ को दिखाने के लिए सलाह दी गई, क्योंकि उनकी हालत बहुत गंभीर थी। फोर्टिस में उन्हें कृत्रिम ऑक्सीजन पर डालकर आवश्यक उपकरण के साथ बोकारो वापस भेज दिया गया। वहां उनकी स्थिति और भी खराब हो गई और संक्रमण के बढ़ते स्तर को देखते हुए नवंबर 2007 में उन्हें वापस दिल्ली भेज दिया गया। फोर्टिस अस्पताल में उनके चिकित्सक ने उन्हें तत्काल फेफड़ों को हटाने की सलाह दी और उन्हें ऑपरेशन की जटिलताओं की चेतावनी दी, और स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस तरह का ऑपरेशन पहले कभी भारत में हुआ ही नहीं है और विश्व में भी इसकी सफलता पर स्तर 2 से 3% ही है। उनका परिवार इस वजह से बहुत परेशान था। ऑपरेशन के ठीक पहले मैंने अपनी मामी को गुरुजी के मंदिर आने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि केवल गुरुजी ही मामा जी की रक्षा कर सकते हैं। हम छोटे मंदिर गए और गुरुजी की गद्दी के सामने बैठकर उनकी दया और कृपा के लिए प्रार्थना करने लगे। मंदिर आते समय मेरी मामी जी की आंखों में आंसू थे और वह मेरे मामा की जीवन वृद्धि कराने के लिए हमसे आग्रह करने लगी। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया वह सही जगह पर पहुंच गई है और उनके पति अब कोई तकलीफ नहीं पाएंगे। साथ ही मैं गुरुजी से भी यही प्रार्थना कर रहा था, वह मेरे मामा जी को आशीर्वाद दें और मेरे विश्वास को बनाए रखें। मामा जी का ऑपरेशन सफल रहा। क्षतिग्रस्त फेफड़ों को निकाल दिया गया और अन्य फेफड़ों का संक्रमण भी हट चुका था। उन्हें आईसीयू में भेज दिया गया और शीघ्र ही एक वार्ड में उनको स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी प्रगति असाधारण थी और चिकित्सकों को उम्मीद थी कि वह जनवरी 2008 तक घर वापस आ जाएंगे। गुरुजी के आशीर्वाद ने हमारे जीवन और उसके प्रति दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से बदल दिया। गुरुजी हमेशा हम सभी को अपनी दिव्य शरण में रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का, और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय।